नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी वर्ल्ड पर। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक संवेगात्मक विकास। हम विकास के आयामों को पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम संवेगात्मक विकास को पिछले वीडियो में कवर कर लिया था और आज हम पढ़ने वाले हैं नैतिक विकास के बारे में। तो हम शुरू करते हैं नैतिक विकास को। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, इसको शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियोज़ को पूरा देखें और अच्छी तरह से समझें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हो तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। नैतिक विकास में नैतिक संकल्पनाओं तथा नैतिक व्यवहार का सीखना शामिल है। क्या शामिल है नैतिक विकास में? नैतिक व्यवहार और नैतिक संकल्पना को सीखना शामिल है। ठीक है दोस्तों। अब नैतिक व्यवहार कौन कौन से होते हैं? जैसे ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, निश्चलता, सामूहिक आदर्शों के अनुरूप आचरण करना, जैसे मूल्यों को अर्जन करना। इस तरह के जो ईमानदारी है, सत्यनिष्ठा है, इनको अपने जीवन में उतारना, उनको ग्रहण करना, यही क्या है? नैतिक विकास होता है। बच्चों से समाज यही अपेक्षा करता है कि वे इन मूल्यों पर अपने जीवन में इन मूल्यों को अपने जीवन में ढालें और उन पर चलें। क्या समाज है वो बच्चों से क्या अपेक्षा करता है कि समाज का प्रत्येक बच्चा है, प्रत्येक व्यक्ति है, वह ईमानदारी और सत्यनिष्ठा, निश्चलता और सामूहिक आदर्श होते हैं, उन पर चलें और उनको अपने जीवन में ढालें। प्रत्येक सामाजिक समूह की अपनी कुछ मान्यताएं होती है, जिसके अनुसार कुछ कार्यों को अच्छा तो कुछ को बुरा समझा जाता है। प्रारंभ में बच्चे प्रयास एवं त्रुटि पर आधारित अनुभवों और औपचारिक शिक्षा तथा तादात्म्य जैसे समाज द्वारा मान्यता प्राप्त तरीक़ों से व्यवहार करना सीखते हैं। प्रारंभ में तो बच्चे क्या करते हैं? प्रयास और त्रुटि के आधार पर औपचारिक शिक्षा तथा तादात्म्य जैसे समाज द्वारा मान्यता प्राप्त तरीक़ों से व्यवहार करना सीखते हैं। ठीक है दोस्तों। शुरुआत में क्या करते हैं बच्चे? प्रयास करते हैं और त्रुटि करते हैं, गलतियां करते हैं। गलतियों से ही क्या है? बच्चे सीखते हैं व्यवहार करना। इसके बाद उसमें अमूर्त या नैतिक संकल्पना का विकास होता है। ठीक है दोस्तों। जैसे ही उनमें अवस्था में परिवर्तन होता है तो उसमें अमूर्त नैतिक संकल्पना का विकास होने लगता है। अब यहाँ पर अमूर्त और मूर्त यह क्या होता है, ये समझ लेते हैं। मूर्त क्या होता है? मूर्त ऐसी स्थिति है जिसमें बालक क्या होता है, उसके सामने जो चीज़ें होती है उसको देखकर ही क्रियाएं करता है। ठीक है दोस्तों। जो सामने कोई चीज़ होती है, कोई भी वस्तु होती है, उसके प्रति वह क्रिया करता है, उसके बारे में सोच सकता है, समझ सकता है। लेकिन अमूर्त में क्या होता है? अमूर्त में क्या होता है? अमूर्त चिंतन मान लो एक बार। अमूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई वस्तु उसके सामने भी नहीं है तो वह कल्पना के द्वारा उसके बारे में सोच सकता है, चिंतन कर सकता है, समझ सकता है। ठीक है दोस्तों। विचार विमर्श कर सकता है। तो यह है अमूर्त और मूर्त। तो शुरुआत में तो वह क्या है? प्रयास और त्रुटि के द्वारा ही इसमें अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। लेकिन इसके बाद में वह अमूर्त नैतिकता संकल्पनाओं का विकास भी होने लगता है उसमें। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। नैतिक विकास बच्चों को सही व गलत में अंतर करना सिखाता है। जो नैतिक विकास होता है बच्चे में, वही क्या करता है? बच्चे में सही और गलत में अंतर करना सिखाता है। वह यह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे
अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना व स्वयं ही सही व गलत का फैसला करना प्रारंभ कर देते हैं। निर्णय लेने की यह योग्यता धीरे धीरे आती है। प्राथमिक विद्यालय वर्षों के दौरान बच्चे दूसरों के दृष्टिकोणों को समझना प्रारंभ कर देते हैं। साथ ही वे अपने विचारों के पूरे संदर्भ को भी समझ लेते हैं। इसलिए बच्चे धीरे धीरे तर्कपूर्ण ढंग से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। नैतिक विकास के पियाजे एवं कोहलबर्ग के दृष्टिकोण विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पियाजे ने बच्चों के साक्षात्कार के आधार पर नैतिक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है। 4 अवस्थाएं बताई है। कौन कौन सी? अनियमित, जिसमें 5 वर्ष तक की अवस्था होती है। विषम जातीय अधिकार, इसमें 5 से 8 वर्ष तक का समय होता है। और तीसरी है विषम जातीय परस्परता, इसमें 9 से 13 वर्ष तक का बालक आता है। और चौथी है स्वशासित होती है, इसमें क्या है 13 वर्ष से ऊपर के बालक आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम पढ़ते हैं पहली अवस्था अनियमित। तो इसके बारे में देखते हैं, अनियमित अवस्था के बारे में। पियाजे ने बालक की प्रथम 5 वर्ष की अवस्था को अनियमित अवस्था कहा है। जो पहली 5 वर्ष की अवस्था है उसको क्या है? अनियमित अवस्था का है, जो कानून को महत्व नहीं देता है। इस अवस्था में बालक न तो नैतिक होता है और न ही अनैतिक, अर्थात उसका व्यवहार नैतिक स्तर से नियंत्रित नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, जब बच्चा 5 वर्ष की अवस्था में होता है तो उसका व्यवहार न तो नैतिक होता है न ही अनैतिक। उसका व्यवहार तो केवल नैतिक स्तर से नियंत्रित नहीं होता है। उसका व्यवहार नैतिक स्तर से नियंत्रित नहीं होता है। खुशी और दुख उसके व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। कौन नियंत्रित करता है उसके व्यवहार को? खुशी और दुख। ठीक है दोस्तों, अगर दुख होता है तो अगर उसको पीड़ा होती है, दुख होता है, दर्द होता है तो वह रोने लगता है। और अगर उसको खुशी होती है तो वह क्या है? हंसने लगता है। तो यही क्या है, इसमें अनियमित होता है। अगला देखते हैं फिर विषम जातीय अधिकार। विषम जातीय अधिकार है, इसकी अवस्था है 5 से 8 वर्ष। इस अवस्था में नैतिक विकास प्रौढ़ों के दबाव के फलस्वरूप होता है। जब बड़े होते हैं, घर में बड़े होते हैं, प्रौढ़ होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके दबाव के द्वारा ही क्या है, उनमें नैतिक विकास विकसित होता है। नैतिक विकास का नियंत्रण बाह्य अधिकार होता है। यह विकास पुरस्कार और दंड के द्वारा नियंत्रित होता है। जैसे कोई 5 से 8 वर्ष का बच्चा है तो उसको हम, अगर वह कोई कार्य करता है, कोई तोड़ फोड़ कर देता है तो हम उसको दंड देते हैं तो वह उस कार्य को दोबारा नहीं दोहराएगा। ठीक है। और अगर कोई बालक अच्छा कार्य करता है, अच्छे प्राप्तांक लाता है परीक्षाओं में, तो हम क्या उसको पुरस्कार देते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे लैपटॉप ला के देना, यह क्या उसके लिए पुरस्कार है। ठीक है, तो उसमें क्या है, वह दोबारा से वही कार्य करने लगता है। तो ऐसे कार्य जिसमें दंड मिलता है तो वह उसको दोबारा नहीं दोहराता है। और पुरस्कार वाले जिस कार्य के लिए हम उसको पुरस्कार देते हैं तो उसमें वह बार बार दोहराने लगता है। फिर अगली अवस्था देखते हैं विषम जातीय या परस्परता। विषम जातीय परस्परता, यह अवस्था आती है 9 से 13 वर्ष तक की अवस्था। ठीक है दोस्तों, इस अवस्था में नैतिक विकास समकक्ष या सहपाठियों के सहयोग से होता है। ठीक है दोस्तों, विषम जातीय परस्परता में क्या होता है, इसमें नैतिक विकास है वो समकक्ष
या सहपाठी होते हैं उनके सहयोग से होता है और परस्परता पर निर्भर होता है। इसमें यह धारणा अपनाई जाती है कि हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो हमारे लिए आक्रामक या हानिकारक हो। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं फिर। अगला है स्वशासित। पियाजे ने इसे समान अवस्था कहा है। जब परस्परता की मांग समान हो जाती है, स्वशासित बराबर होते हैं, तो स्वशासित नैतिक विकास होता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने व्यवहार के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है। यहाँ यह सावधानी रखना आवश्यक है कि नैतिक विकास के विभिन्न आयु स्तर से संबंध होते हैं, इसलिए सभी बालकों के लिए यह निश्चित अवस्थाएं नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर कोहलबर्ग ने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत 1969 में दिया तथा सन 1981 में 1984 में इसे संशोधित किया। उन्होंने प्रमुखतः 3 स्तर, प्रत्येक स्तर में 2 अवस्थाओं का वर्णन किया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? कोहलबर्ग के द्वारा। कब दिया गया था? 1969 में दिया गया था और तथा सन 1981 तथा सन 1984 में इसे संशोधित किया गया था। और कितने स्तर बताए हैं इसमें? मुख्य रूप से 3 स्तर बताए हैं और प्रत्येक स्तर में 2 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। फिर देखते हैं अब इसमें 3 स्तर बताए हैं ना, उसमें देखते हैं। पहला स्तर है प्री कन्वेंशनल स्तर। प्री कन्वेंशनल स्तर है, इसमें क्या होता है? नैतिक विकास की इस अवस्था में बालक अपने से बड़े व्यक्तियों द्वारा निर्धारित मापदंडों, नियमों, रीतियों आदि का पालन करना ही नैतिक समझता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि हमारे घर के बड़े सदस्य होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उसके द्वारा जो नैतिक मापदंड बनाए गए हैं, उनके नियमों या नैतिक मापदंडों पर चलना ही अपना क्या है? नैतिक कर्तव्य समझते हैं। ठीक है दोस्तों, नैतिकता समझते हैं। कोहलबर्ग ने इस स्तर को 2 अवस्थाओं में विभाजित किया है। कौन कौन सी? पहली अवस्था यह है कि यह अवस्था दंड तथा आज्ञाकारिता पर आधारित होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होती है? दंड और आज्ञाकारिता पर आधारित है। अगर बालक हमारी आज्ञा को बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं करता है तो उसे दंड दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरी अवस्था है, इस अवस्था में वे कार्य आते हैं जो बालक की स्वयं की आवश्यकताओं या दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरी अवस्था में क्या होते हैं कि बालक की स्वयं की आवश्यकताओं तथा दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अगला है कन्वेंशनल स्तर। पहला तो था प्री कन्वेंशनल और दूसरा है कन्वेंशनल स्तर। इसमें क्या होता है? इस अवस्था में आकर बालक नैतिकता से संबंधित कुछ नियम स्वीकार कर लेता है। क्या है कि पहली अवस्था में तो क्या था कि घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके द्वारा जो नैतिक नियम बनाए गए उन पर ही चलता है बालक, और अगर उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता है तो उसे दंड का सामना भी करना पड़ सकता है। और दूसरी अवस्था है, इसमें एक कन्वेंशनल स्तर है। इस अवस्था में बालक नैतिकता से संबंधित जो नियम होते हैं उनको स्वीकार कर लेता है। ठीक है दोस्तों, अथवा समूह के नैतिक नियमों को अपना लेता है। अब वह परिवार, समाज तथा राष्ट्र के हित में जो कल्याणकारी कार्य होते हैं उन्हें अपनाने की सोचता है। इस स्तर को भी 2 अवस्थाओं में बांटा गया है, तीसरी अवस्था और चतुर्थ अवस्था। तीसरी अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में बालक समझने लगता है कि अच्छा व्यवहार वह है जो दूसरों को प्रसन्नता प्रदान करे। दूसरों द्वारा स्वीकृत अनुमोदित व्यवहार की नैतिकता का आधार होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है? तीसरी अवस्था में
वह समझने लगता है कि अच्छा व्यवहार कौन सा है और बुरा व्यवहार कौन सा है। अच्छा व्यवहार वह होता है जो दूसरों को प्रसन्नता प्रदान करे, और बुरा व्यवहार वह है जो दूसरों को दुख प्रदान करे। तो इसमें अच्छे और बुरे के में अंतर करना सीख जाता है। चौथी अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में नियम, कानून तथा व्यवस्थाएं नैतिकता का आधार होती है। बालक के लिए वे कार्य व्यवहार नैतिक हैं जो समाज व राष्ट्र के नियम, कानून तथा व्यवहारों के अनुरूप हों। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, बालक समझने लगता है कि नैतिक कार्य कौन से हैं। नैतिक कार्य वह होते हैं जो राष्ट्र व समाज के नियम व कानून के अनुरूप हों, वह नैतिक कार्य हैं। और अगर उसके विपरीत हैं, राष्ट्र के कानून व्यवस्था के विपरीत हैं, तो उसको हम नैतिक वो मानने लगते हैं। फिर अगली अवस्था तीसरी है पोस्ट कन्वेंशनल स्तर। पोस्ट कन्वेंशनल स्तर है, इसमें क्या होता है, इस स्तर पर व्यक्ति नैतिकता के अपने स्वयं के नियम, अपने मूल्यों, अपनी धारणाओं, मान्यताओं के आधार पर बना लेता है। इस स्तर को भी कोहलबर्ग ने 2 अवस्थाओं में बांटा है। इसमें क्या है, पंचम अवस्था और छठी अवस्था। पंचम अवस्था में क्या होता है दोस्तों, पंचम अवस्था में, इस अवस्था में व्यक्ति सामाजिक संबंधों के संदर्भ में नैतिकता का निर्धारण करता है। इस अवस्था में वह मानता है कि कानून स्थिर नहीं होते हैं, समाज की भलाई के लिए उन्हें परिवर्तित तथा तोड़ा या उनमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, छठी अवस्था में क्या होता है, यह सार्वभौमिक नैतिकता की अवस्था होती है। अब वह सार्वभौमिक नियमों के आधार पर स्वयं के नैतिक नियम बनाता है तथा उनका पालन करता है। ठीक है दोस्तों, देखो अब शुरू से, मतलब पहली अवस्था से और जो छठी अवस्था है वहाँ तक इसमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है। शुरू में तो क्या करता है बच्चा कि बड़ों के जो घर के बड़े होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, उनके कहने पर, उनके जो नैतिक नियम बनाए गए हैं उन पर उसको चलना पड़ता है। अगर वह नहीं चलता है तो उसको दंड का सामना करना पड़ता है। और छठी अवस्था में आते आते देखो कैसी स्थिति हो जाती है बालक में। तो उसमें क्या होता है कि वह उसके अपने स्वयं के नैतिक नियम है वो बना लेता है और उसका पालन करता है, जो कि समाज के लिए भी, समाज को भी मान्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं कोहलबर्ग के सिद्धांत की सीमाएं देखते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत की सीमा। कोहलबर्ग ने नैतिकता के संबंध में व्यापक तथा उपयोगी सिद्धांत दिया, फिर भी उसकी कुछ सीमाएं नीचे दी गई हैं। कौन कौन सी सीमाएं हैं ये देखते हैं। पहली है, यह नैतिकता की व्यवस्था न होकर बालक की तार्किकता की व्याख्या करती है। ठीक है दोस्तों, ये सिद्धांत है, यह नैतिकता की व्यवस्था नहीं है, क्या है, बालक को तार्किकता की व्याख्या करती है, बालक की तार्किकता की व्याख्या करती है। दूसरा है, दूसरी सीमा, यह सिद्धांत बालक के मानसिक तथा बौद्धिक स्तर को उपयुक्त मात्रा में महत्व नहीं देता है। तीसरी है, यह सिद्धांत इस तथ्य की अवहेलना करता है कि बालक में जो नैतिकता का पाठ पढ़ा है उसे बालक अपने वास्तविक जीवन में प्रयोग करे। बालक वही करेगा जो उसे स्वयं अच्छा लगेगा। तो ये इसकी सीमाएं हैं। तो दोस्तों, हमारा नैतिक विकास का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, नैतिक विकास का टॉपिक। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।